वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस अनदर लेक्चर ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज कंज्यूमरिज्म, व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और स्पेसिफिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में एक डिस्कशन किया था कि उसमें क्या राइट्स प्रोवाइडेड हैं कंज्यूमर्स को और क्या उसमें एक रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, क्या उस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। और करीब करीब 30 साल तक वो एक्ट फोर्स में रहा और पिछले साल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पास किया, तो जल्दी ये एक्ट 1986 वाले एक्ट को रिप्लेस कर लेगा। इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करते हैं कि इस एक्ट में क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं या ये एक्ट कैसे बेहतर है 1986 वाले एक्ट से। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, the Indian Parliament on 6th of August 2019 passed the landmark Consumer Protection Bill, which aims to provide the timely and effective administration and settlement of consumer disputes. अब देखिए, इसमें स्टार्टिंग वही है, बात वही है कि प्रोवाइड द टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। अगर कुछ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स होते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में, तो उसका टाइमली और इफेक्टिव एक सेटलमेंट होना चाहिए। The Consumer Protection Act 2019 received the assent of the President of India and was published in the official gazette on 9th of August 2019. The new act will come into force on such date as the central government may notify. The new act seeks to replace the more than 3 decades old Consumer Protection Act 1986. तो ये जैसी जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो ये एक्ट फोर्स में आ जाएगा। और ये एक्ट वही है, इसमें दोबारा ये बात लिखी गई है कि 1986 वाला जो एक्ट है, जो करीब 30 साल से, ऑलमोस्ट 1986 अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 34 इयर्स, तो जो एक्ट फोर्स में रहा है तो उसको ये रिप्लेस करेगा। अब यहाँ से इसके जो मेन फीचर्स हैं या इससे कुछ डिस्टिंग्विशिंग जो फीचर्स हैं जो इसको अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं पिछले एक्ट से, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और इनके बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। It covers e-commerce transactions. See, it is very important to note that because e-commerce transactions are on the rise, so it was the need of the hour for the government to bring a legislation which would protect the rights of the consumers, keeping in mind this rise in e-commerce transactions. जब ये पिछला एक्ट 1986 में पास हुआ था, उस समय ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स होते ही नहीं थे। ठीक है, उस वक्त ऐसे कुछ चीज़ थी नहीं। ये रिसेंटली पिछले कुछ साल का एक फिनोमिना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस हम लोग ऑनलाइन प्रेफर करते हैं परचेस करना। और ख़ासकर जब से ये लॉकडाउन वाली सिचुएशन हुई है, पेंडेमिक्स वाली सिचुएशन हुई है, तब से और ज़्यादा ई कॉमर्स या ऑनलाइन जो बाइंग एंड सेलिंग है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो ये जब कोई जो मार्केट प्लेस की एक्टिविटी ऑफलाइन से शिफ्ट होकर ऑनलाइन हो जाती है, तो ये भी ज़रूरी रहता है कि जो राइट्स कंज्यूमर्स को मिलते थे ऑफलाइन मोड में, वो ऑलमोस्ट वैसे ही राइट्स ऑनलाइन मोड्स में मिले। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, स्पेसिफिक एक्ट की ज़रूरत थी, या जो पुराना एक्ट था उसको ही और मजबूत करने की ज़रूरत थी। तो इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसने ये एक्ट पास किया पिछले साल, और इसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भाई ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन भी इसमें कवर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है या ई कॉमर्स में या कोई ऑनलाइन सेलर है वो ये कहकर बच जाए कि भाई ये तो एक्ट में है ही नहीं, हमारा ट्रांजेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर नहीं होता, सो द कंज्यूमर कैन नॉट टेक अस टू कोर्ट। सो मतलब कि जो सेलर है कुछ गलत काम करने के बाद भी उसके पास बचने की गुंजाइश रह सकती थी शायद पिछले एक्ट में। ऑफ कोर्स ये एक लीगल मैटर है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये संभावना एक तरीके से अभी ख़त्म कर दी है 2019 के एक्ट ने, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को कवर कर लिया। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर ई कॉमर्स में या ऑनलाइन मोड में अगर कुछ गलत प्रोडक्ट या सर्विस मिल जाता है या जो चीज़ क्लेम करी गई है वो नहीं मिलती है, तो कंज्यूमर के पास कोई राइट नहीं है। ऑफ कोर्स कंज्यूमर के पास राइट है, अगर सेलर नॉर्मल कोर्स में उस चीज़ को रिप्लेस नहीं करता है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता है, तो ऑफ कोर्स द कंज्यूमर कैन टेक द सेलर टू द कोर्ट and get the issue settled. The new act has widened the definition of consumer. The definition now includes any person who buys
Any goods, whether through offline or online transactions, electronic means, tele-shopping, direct selling or multi-level marketing. The earlier act did not specifically include e-commerce transactions, and this lacuna has been addressed by the new act. Lacuna means shortcoming, shortfall. So this shortcoming has been addressed in this new act, and now it covers specifically the on e-commerce transactions as well. Enhancement of pecuniary jurisdiction. जैसे कि लास्ट एक्ट में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में, जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म था वो एक 3 टियर मैकेनिज्म था. तो 3 टियर मैकेनिज्म मतलब कि उसमें 3 लेवल्स के ऊपर जस्टिस प्रोवाइड होता था, या वहां पर एक कंज्यूमर केसेस की प्रोसीडिंग्स होती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन. और ये कैसे डिसाइड होता था कि कोई भी केस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा या स्टेट लेवल पर जाएगा या नेशनल लेवल पर, नेशनल कमीशन के लेवल पर उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी बेस्ड ऑन कि कितना उसमें फाइनेंशियल अमाउंट इन्वॉल्व है. अगर अप टू 20 lakhs का अगर कोई केस आता है फाइनेंशियल अमाउंट जिसमें इन्वॉल्व है, तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसकी सुनवाई होगी, उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी. 20 लाख टू 1 करोड़ का जो ये लेवल है, ये जो ब्रैकेट है, वो आएगा स्टेट कमीशन में और उसके ऊपर नेशनल कमीशन में. लेकिन जो नया एक्ट है, इसने थोड़ा सा इस लिमिट्स को रिवाइज कर दिया है. तो क्या रिवाइज किया है, आइए देखते हैं. Revised pecuniary limits have been fixed under the new act. Accordingly, the district forum can now entertain consumer complaints where the value of goods or service paid does not exceed Indian rupees 10 million. 10 million का मतलब हो गया 1 करोड़ रुपए. 1 million is 10 lakhs और 10 million हो गया 1 crore. The state commission can entertain disputes where such value exceeds Indian rupees 10 million but does not exceed Indian rupees 100 million. यानी कि 1 करोड़ से एक्सीड करती स्टेट कमीशन में कौन से केस आएंगे, जहां पर ये जो वैल्यू है गुड्स या सर्विस जो भी परचेज किया, जो भी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है, उसकी जो फाइनेंशियल अमाउंट है वो 10 मिलियन इंडियन रुपीस से एक्सीड करता है, लेकिन 100 मिलियन इंडियन रुपीस से एक्सीड नहीं करता है. ठीक है, तो 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से एक्सीड करता है और 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करता. तो 1 से 10 करोड़ के बीच की रेंज के जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट होगा वो आएगा हमारा स्टेट कमीशन में. ठीक है, इसके बाद जो हाईएस्ट लेवल है वो है नेशनल कमीशन का. सो नेशनल कमीशन कैन एक्सरसाइज जुरिडिक्शन वेयर सच वैल्यू एक्सीड्स इंडियन रुपीस 100 मिलियन. यानी कि अब 10 करोड़ से ऊपर का जो केस है, 10 करोड़ से ऊपर का अगर कोई केस आता है, तो वो उसका जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो होंगी नेशनल कमीशन में. तो ये एक तरीके से ये लिमिट्स को रिवाइज कर दिया गया है तीनों लेवल पे. जो 3 टियर का सिस्टम, यानी कि 3 टियर का सिस्टम मेंटेन रखा है. देखिए, कुछ चीजें हैं जो वैसी की वैसी रिटेन करी गई हैं और कुछ चीजें समय के हिसाब से चेंज कर दी गई हैं. इस टॉपिक को स्पेसिफिकली, इस नए एक्ट को हम लोग वी कैन ऑल्सो सी दिस इन द लाइट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. द फर्स्ट टॉपिक, द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें हम लोग ने क्या देखा था कि जो स्पेसिफिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं, उसमें एक डायमेंशन आती है, इसको हम लोग कहते हैं लीगल एनवायरनमेंट. तो लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है कि वो सारे केसेस, वो सारे एक्ट्स, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके अंडर में, ठीक है, जिसके परव्यू में किसी भी बिजनेस को रन करना पड़ता है, जिससे वो लॉज जिससे हर बिजनेस को अधेयर करना पड़ता है. ठीक है, कोई भी अगर बिजनेस इंडिया में रन कर रहा है, अगर हम इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं, सो इट हैज टू कंप्लाई टू दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज वन ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच द इंडियन बिजनेसेस नीड टू कंप्लाई टू. तो अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि ये नया एक्ट अगर पास हुआ, हमने एक और चीज उसमें स्टडी करी थी नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में, कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, जो डायमेंशंस हैं, दीज आर, ये जो फोर्सेस हैं, दीज आर डायनेमिक इन नेचर, यानी कि वो लगातार चेंज होते रहते हैं. उसमें एक एग्जांपल भी था कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल फैक्टर चेंज होने से इकोनॉमिक फैक्टर चेंज हो जाता है. ठीक है, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड भी है. तो पॉलिटिकल फैक्टर उसमें चेंज हुआ कि गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज कर दी. तो एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरा फैक्टर चेंज हुआ, ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड, लेकिन चेंज हुआ. चेंज होने का मतलब है कि दे आर डायनेमिक इन नेचर. तो उसी तरीके से एक लीगल फैक्टर है, लीगल फैक्टर भी बिजनेस एनवायरनमेंट का, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, मैक्रो एनवायरनमेंट का एक फैक्टर है. और उसमें
और उसके अंदर भी चेंजेस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास एग्जांपल है कि एक एक्ट जो 1986 से लगातार फोर्स में था, करीब 30 सालों से या 30 साल से भी ज़्यादा समय तक, वो चेंज हो गया। ठीक है, और ये हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसको हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स, यहाँ पर स्पेसिफिकली लीगल इन्वायरमेंट, जो फैक्टर लीगल इन्वायरमेंट का फैक्टर है वो डायनेमिक है। तो 1986 के एक्ट ने इसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर हम सामने सामने देख रहे हैं कि भी चेंजेस क्या आ गए। तो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन उसमें कवर हो गया और इसमें एक पिक्यूनरी जुरिडिक्शन उसमें चेंज हो गया। ठीक है, तो जैसे कि पुराने एक्ट में था 20 लाख डिस्ट्रिक्ट फोरम, 20 लाख से 1 करोड़ स्टेट कमीशन और 1 करोड़ से ऊपर वाला नेशनल कमीशन, तो यहाँ पर ये लिमिट्स रिवाइज हो गई हैं। So this is an example where we can see that the forces or the factors of business environment are dynamic in nature. An old law may be replaced by a new law. और ये क्यों होता है? क्योंकि इट इज द नीड ऑफ द आवर। कोई भी लॉ बनती है तो वो इस हिसाब से बनती है कि उस समय देश की स्थिति क्या है, समाज की स्थिति क्या है, ठीक है, बिजनेस की स्थिति क्या है, इकोनॉमी की स्थिति क्या है, ये सारी चीजों को देखते हुए, मतलब समय की जो है एक जरूरत को देखते हुए सरकार या पार्लियामेंट लॉ पास करती है। हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ साल बाद ये भी एक्ट हमें पुराना लगने लग जाए, क्योंकि उस समय जो टेक्नोलॉजी है, उस समय जो स्टेट ऑफ बिजनेस है, वो उतना आगे बढ़ जाए कि जो इस एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं वो भी लगे कि भाई आज समय के हिसाब से नहीं है, तो इस एक्ट को भी रिप्लेस कर दिया जाएगा या इसी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। और वो सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ही नहीं होता है, वो हर किस्म के एक्ट में पॉसिबल है। इसका एक एग्जांपल और भी है, जैसे कि MRTP एक्ट है हमारे सिलेबस में सेकंड मॉड्यूल में। तो MRTP एक्ट नाउ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट विच इज मोर लिबरल। अनदर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे एक फोर्थ मॉड्यूल में आपका टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 FEMA, it replaced the Foreign Exchange Regulation Act. So earlier there was Foreign Exchange Regulation Act, and then the Parliament of India replaced that act with Foreign Exchange Management Act in 1999. And there are numerous such instances, not just related to business, but every aspect of governance, where old acts or old laws have been replaced by new laws. अब देखा किस तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। अब जाहिर सी बात है, जब वो 1986 का एक्ट पास हुआ था उस समय इंटरनेट और वो सब चीजें, कंप्यूटर्स और ये सब स्टार्ट ही हो रहा था। ठीक है, तो कंप्यूटर तो उतना ज्यादा उसका पेनिट्रेशन नहीं था इंडिया जैसे देश में, जहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी गाँवों में रहती है, एक रूरल एरियाज में रहती है, तो वहां पर टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन स्लो रहता है। अभी भी आप देखेंगे तो रूरल एरियाज में लैपटॉप लोगों के पास कम होगा। ऑफकोर्स स्मार्टफोन होगा, स्मार्टफोन की वजह से इंटरनेट की एक्सेस लोगों के पास है, लेकिन आज से 10 साल पहले ये पेनिट्रेशन और 20 साल पहले तो ये पेनिट्रेशन बहुत ही कम थी। तो ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज ये एक ऑलमोस्ट नॉर्मल सी बात है। तो एक्ट ने उस चीज को भी अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया कि भी कंज्यूमर्स के पास ये सुविधा होनी चाहिए कि दे शुड बी एबल टू फाइल कंप्लेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। The new act provides flexibility to the consumer to file complaints with the jurisdictional consumer forum located at the place of residence or the work of the consumer. तो जिस एरिया में जहां पर जैसे जो उसकी रेजिडेंस है कंज्यूमर की या प्लेस ऑफ वर्क है, वो वहां से इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कंप्लेन फाइल कर सकता है जिस हिसाब से उसका केस है। जैसे कि अगर वो केस डिस्ट्रिक्ट फोरम में आता है, जहां भी मतलब जिस भी कोर्ट की वहां पर ज्यूरिसडिक्शन है, फाइल कंप्लेंट्स विद द ज्यूरिसडिक्शनल कंज्यूमर फोरम। अभी ज्यूरिसडिक्शनल कंज्यूमर फोरम या तो डिस्ट्रिक्ट फोरम हो सकता है अगर केस उस पिक्यूनरी लिमिट में आता है, या फिर वो स्टेट कमीशन हो सकता है, नेशनल कमीशन हो सकता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम है तो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के लिए लेवल पर है। तो वो जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट का वहां पर ज्यूरिसडिक्शन होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट फोरम का, वहां पर कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक मोड से। This is unlike the current practice of filing it at the place of purchase or where the seller has its registered office address. अब यहाँ पर करंट प्रैक्टिस क्या थी? 1986 के एक्ट के हिसाब से यहाँ पर क्या प्रैक्टिस थी
कि कंप्लेंट्स जो है फाइल होती थी एट द प्लेस ऑफ परचेज, जहां पर वो ट्रांजेक्शन हुआ है ऑफलाइन मोड से। ऑफकोर्स यहाँ पर बात हो रही है ऑफलाइन मोड की, तो ऑफलाइन मोड से जहां पर जैसे कोई शॉप में जहां पर ट्रांजेक्शन हुआ है, जहां पर परचेज हुई है, तो वहां का जो उस एरिया पर जिसका जुरिस्डिक्शन होगा कंज्यूमर फोरम का, तो वहीं पर कंप्लेन फाइल होगी। और वेयर द सेलर हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, या फिर जो सेलर है, जो कंपनी उस प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रही है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, तो वहां पर जिस कंज्यूमर फोरम का जुरिस्डिक्शन होगा, तो वहां पर कंप्लेन फाइल होने का प्रोविजन था। अभी यहां पर इसको प्लेस ऑफ परचेज से हटा के यहां पर कर दिया गया है एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस और एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस और वर्क ऑफ द कंज्यूमर। तो इसमें कंज्यूमर के लिए बेनिफिट है। प्लेस ऑफ परचेज से प्लेस ऑफ कंज्यूमर आ गया, चाहे वो प्लेस ऑफ वर्क हो चाहे प्लेस ऑफ रेजिडेंस हो। वहां पर जिस भी जुडिशियल बॉडी का कंज्यूमर फोरम का जुरिस्डिक्शन होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से कंप्लेन फाइल हो सकती है। The new act also contains enabling provisions for consumers to file complaints electronically and for hearing and or examining parties through video conferencing। अभी देखिए, again there is increasing involvement of technology। अभी यहाँ पे hearing जो जैसे उनको एग्जामिन किया जाता है किसी विटनेसेस को, जैसे हम लोगों ने कोर्ट केसेस वगैरह में देखा होगा, तो कोर्ट केस में जैसे एक विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे एक फैक्ट रखे जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चनिंग वगैरह होती है। तो एग्जामिनिंग द पार्टीज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसेज, अगर पार्टीज से कुछ उनका स्टेटमेंट लेना है, कुछ उनसे फैक्ट वगैरह रजिस्टर कराने हैं, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकता है। This is aimed to provide procedural ease and reduce inconvenience and harassment of the consumers. Basically, again, we've seen that, see, the entire focus now has shifted towards the consumer. Of course, initially, also because it is consumer protection, it talks about consumer rights. Now it has made it even easier for consumers, even more easier for consumers, and it is also safeguarded consumers against harassment and inconvenience। भाई वो एक प्रोसीजर में ईज आ गया है, उनको आने की जरूरत नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनका एग्जामिनेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। प्लेस ऑफ परचेज से हटाकर कंज्यूमर के रेजिडेंस या प्लेस ऑफ वर्क पे कर दिया है। अब ये इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें ऐड हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। The new act proposes the establishment of a regulatory authority known as Central Consumer Protection Authority with wide powers of enforcement. The CCPA will have an investigation wing headed by a Director General, which may conduct inquiry or investigation into consumer law violations. The CCPA has been granted wide powers to take suo motu actions, recall products, order reimbursement of price of goods, services, cancel licenses, and file class action suits if a consumer complaint affects more than one individual। तो देखिए, तो यहाँ पर ये एक अथॉरिटी बन गई है जो एक सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। सुओ मोटो मतलब कि अपने आप से किसी गलत प्रैक्टिस के बारे में कॉग्निजेंस लेना, ठीक है, किसी गलत प्रैक्टिस के बारे में संज्ञान लेना। मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि कोई जाके कोई कंप्लेन करे, कोई कंज्यूमर जाके सीसीपीए में कंप्लेन करे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, या इस तरीके से उसके राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया, या गलत प्रोडक्ट या सर्विस सेल करी गई है, ऐसा नहीं है। वो सीसीपीए की अगर नॉलेज में आता है विदाउट किसी कंप्लेन फाइल के, तो वो सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, प्रोडक्ट को रिकॉल कर सकती है, ठीक है, रीइंबर्समेंट वगैरह ऑर्डर कर सकती है, लाइसेंस कैंसिल करता है। इस तरीके से उसके पास काफी पावर्स हैं सीसीपीए के पास। और सीसीपीए को हेड कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल। प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड penal consequences. The new act has introduced the concept of product liability and brings within its scope the product manufacturer, product service provider and product seller for any claim or compensation। तो एक product liability उसमें एक इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट का, जिसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को भी इंक्लूड कर दिया गया, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्ट सेलर फॉर एनी क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन। द टर्म प्रोडक्ट सेलर इज डिफाइंड टू इंक्लूड अ पर्सन who is involved in placing the product for a commercial purpose and as such would include e-commerce platforms as well। अगेन यहाँ पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी आ गया है, सिर्फ सेलर नहीं जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करके सेल कर रहा है, बल्कि प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, मिंत्रा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अमेजॉन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर 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 फूड बिजनेस में चले जाएं तो स्विगी, जोमेटो, ये प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये प्लेटफॉर्म्स भी प्रोडक्ट सेलर में आ गए हैं।
ठीक है। प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कोर्स जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। तो ये कंसेप्ट, अगर कोई कॉम्पनसेशन की बात आती है, फॉर एनी क्लेम और ऑफ कॉम्पनसेशन, उसमें ये सारे पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। लास्ट लाइन में क्या कहा गया? द डिफेंस दैट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स मेनली एक्ट एज प्लेटफॉर्म्स और एग्रीगेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर कोई ये डिफेंस देता है कि भाई हम तो खाली एग्रीगेटर हैं, वी आर जस्ट प्लेटफॉर्म्स, ये हमारा कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट तो है नहीं। फ्लिपकार्ट कल को ये बोले, अमेजोन ऐसा कुछ बोले कि वी आर नॉट द मैन्युफैक्चरर्स और वी आर नॉट द सेलर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, देन दिस आर्ग्यूमेंट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। Unfair trade practices. The new act introduces a specific broad definition of unfair trade practices, which also includes sharing of personal information given by consumers in confidence, unless such disclosure is made in accordance with the provision of any other law. अब देखिए, आजकल इस टाइप की चीजें बहुत आती है। कंज्यूमर प्राइवेसी के बारे में एक बात होती है कि कंज्यूमर्स की जो इंफॉर्मेशन है, जो ये वेबसाइट्स या ये जो प्लेटफॉर्म्स गैदर कर लेते हैं, वो कहीं डिस्क्लोज तो नहीं कर रहे हैं या कहीं वो सेल तो नहीं कर रहे हैं। अक्सर ये बात आती है कि ये जो कंज्यूमर्स की जो इन्फॉर्मेशन है, जो ई ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं या जो वेबसाइट्स विजिट करते हैं, इसकी जो इन्फॉर्मेशन ये लोग गैदर कर लेते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स हम लोग विजिट करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन ऑफकोर्स वो अपने डेटा माइनिंग के लिए यूज करते हैं और उससे अपने सर्विसेज को बेटर बनाने के लिए वो यूज तो करते ही हैं। लेकिन क्या वो किसी थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हैं या करते हैं जो कि इस चीज को मिसयूज कर सकती है? तो क्या कंज्यूमर्स की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है जो कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचा सकती है? तो ये चीज को भी इन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इंक्लूड कर लिया है। अगर ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में क्या आता है? इंक्लूड शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन बाय कंज्यूमर इन कॉन्फिडेंस। तो अगर कंज्यूमर कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, तो क्या ये इंफॉर्मेशन वो प्लेटफॉर्म कहीं और शेयर कर रहा है? तो ये भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ गया है। Penalties for misleading advertisement. The CCPA may impose a penalty of up to INR Indian rupees 1 million यानी कि 10 लाख रुपए on a manufacturer or an endorser for a false or misleading advertisement. देखिए, इसमें मैन्युफैक्चरर तो है, ये साथ में एंडोर्सर भी आ गया। एंडोर्सर कौन होता है? जैसे जो सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं जो किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बताते हैं, उसके कुछ फीचर्स वगैरह बताते हैं, और basically the entire the idea is to motivate the consumers or encourage the consumers to buy that product or service. तो वो जो एंडोर्सर है, वो जो सेलिब्रिटी है जिसको पैसे मिलते हैं उसको प्रमोट करने के लिए उस प्रोडक्ट या सर्विस को, वो भी उसके ऊपर भी पेनल्टी इंपोज करी जा सकती है। ठीक है। तो सीसीपीए में ऑल्सो सेंटेंस देम। अब ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये एक्ट कंज्यूमर्स को और ज्यादा राइट देता है और सेलर्स, ये मैन्युफैक्चरर्स और एंडोर्सर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है या उनके लिए और चीजें मुश्किल बनाता है। द सीसीपीए में ऑल्सो सेंटेंस देम टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 years फॉर द सेम। In case of a subsequent offence, the fine may extend up to Indian rupees 5 million and imprisonment up to 5 years। यानी कि अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है, यानी एक बार पहले ऑफेंस किया, तो उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि 1 million का पेनल्टी पड़ सकती है या 2 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस हुआ तो ये जो इम्प्रिजनमेंट जो 2 साल तक का प्रोविजन है वो 5 साल तक पॉसिबल है, और जो 8 million इंडियन रुपीस का जो पेनल्टी थी वो 5 million इंडियन रुपीस तक जा सकती है। The CCPA can also prohibit the endorser for a misleading advertisement from endorsing that particular product or service for a period of up to 1 year। CCPA जो है, ये अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है या उसमें जो उसको एंडोर्स कर रहा है सेलिब्रिटी, वो उसको रोक सकता है। सीसीपीए कैन प्रोहिबिट, सीसीपीए कैन स्टॉप दैट एंडोर्सर और द सेलिब्रिटी फ्रॉम एंडोर्सिंग दैट प्रोडक्ट फॉर, मतलब 1 साल के पीरियड के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 year। तो 1 साल तक के पीरियड तक उसको एंडोर्स करने से रोका जा सकता है। सीसीपीए के पास ये पावर्स हैं।
For every subsequent offense, the period of prohibition may extend up to 3 years. तो अगर ये subsequent offense होता है, तो पहली बार किया तो 1 साल तक के लिए रोका जा सकता है, और अगर ये दोबारा हुआ तो 3 साल तक के ये prohibition possible है. मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के केसेस बहुत सारे आते हैं. बहुत बार ये बात उठी है कि क्या सेलिब्रिटी जो एक पैसा लेकर एक प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट कर रहा है, तो क्या वो एक लायबिलिटी उसकी बनती है कि नहीं बनती है. वो तो ये कहते हैं कि भाई हम तो हमको पैसे मिलते हैं, ठीक है, वी आर पेड टू प्रमोट सच एंड सच प्रोडक्ट एंड वी डू नॉट नो द डिटेल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, बट दिस आर्ग्यूमेंट नाउ इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. और जो एंडोर्सर है उसकी भी लायबिलिटी बनती है, क्योंकि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एक सेलिब्रिटी के ट्रस्टवर्दीनेस, एक सेलिब्रिटी की क्रेडिबिलिटी के बेसिस पर उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं. और अगर वो प्रोडक्ट, इफ दैट प्रोडक्ट फॉल्स शॉर्ट ऑफ what was promised initially, then of course liability मैन्युफैक्चरर की तो होगी, लेकिन एंडोर्सर की भी होनी चाहिए. The new act fixes liability on endorsers, considering that there have been numerous instances in recent past where consumers have fallen prey to unfair trade practice under the influence of celebrities acting as brand ambassadors. In such cases, it becomes important for the endorser to take the onus and exercise due diligence to verify the veracity of claims made in the advertisement to refute liability claims. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा भी है कि कई सारे इंस्टेंसेस में ऐसा हुआ है कि जो आम पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन वो किसी एक सेलिब्रिटी, चाहे वो टीवी स्टार हो, फिल्म स्टार हो, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, उसके ऊपर भरोसा करके कि वो उसको प्रमोट कर रहा है, खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं या खरीदते हैं, उसको यूज करते हैं, और उसमें उनका नुकसान पॉसिबल हो सकता है. तो ऐसे में उस एंडोर्सर की, ऐसे में उस सेलिब्रिटी की भी लायबिलिटी होती है. इसमें एक चीज और आ जाती है, प्रोविजन फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब है जो कि अगर एक बायर और सेलर के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो वो एक तो तरीका ये है कि उसका सेटलमेंट होगा कोर्ट के थ्रू, दूसरा तरीका ये है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा. The new act provides for mediation as an alternate dispute resolution mechanism, making the process of dispute adjudication simpler and quicker. This will help with the speedier resolution of disputes and reduce pressure on consumer courts, who already have numerous cases pending before them. तो ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से या किसी मीडिएशन के थ्रू, या मतलब कोई मीडिएटर है, कोई थर्ड पार्टी है जो बायर और सेलर के बीच में एक तरीके से मध्यस्थता करे, ठीक है, एक मीडिएशन करे और एक ऐसे फाइनल डिसीजन पर पहुंचे विच इज एक्सेप्टेबल टू बोथ बायर एंड सेलर. तो इससे क्या होगा कि कोर्ट्स के ऊपर बर्डन बहुत कम हो जाएगा. इंडियन जुडिशरी का एक कमी है, या एक उसका एक शॉर्टफॉल है जुडिशियल सिस्टम का, कि यहाँ पर केसेस करोड़ों में है और जो जजेस हैं उनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है, जो कोर्ट्स है उनकी संख्या बहुत कम है. तो इवेंचुअली होता क्या है, ऐसे में कोर्ट्स आर ओवर बर्डन, तो अगली हर बार डेट मिलती रहती है, टाइमली एक और स्पीडीली जस्टिस नहीं मिलता है. एक कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. तो ये अक्सर इंडियन जुडिशियल सिस्टम में होता है, क्योंकि कोर्ट्स आर ओवर बर्डन, करोड़ों के नंबर्स में केसेस हैं. तो कई केसेस जो होते हैं 20-20, 25-25 साल चलते हैं. और ऐसे कंज्यूमर केसेस भी हुए हैं. कंज्यूमर केसेस में ऐसे एग्जांपल हुए हैं जहां पर मिड 90s में, लेट 90s में, 96 में केस फाइल होता है और उसका जजमेंट आता है 2015 में, ठीक है. तो ये इन चीजों से बचने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट resolution mechanism, alternate dispute resolution mechanism. लेकिन of course it should be acceptable to both the parties. उससे होगा क्या कि कोर्ट मैटर नहीं जाएगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगा. दोनों पार्टीज, वो जो मीडिएटर है उसके थ्रू जो भी जजमेंट होगा या जो भी डिसीजन होगा, वो दोनों चीज, बायर और सेलर दोनों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए. अदरवाइज 3 tier जुडिशियल सिस्टम है ये. अक्सर लोगों को ये वाला जो अल्टरनेट रूट है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है. तो हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट फोरम से केस स्टार्ट होता है
फिर वो स्टेट कमीशन में अपील जाती है, फिर वो नेशनल कमीशन में अपील जाती है, क्योंकि कोई ना कोई पार्टी कोर्ट के डिसीजन से डिससेटिस्फाइड रहती है, अपील होती रहती है। ये सिर्फ कंज्यूमर केसेस की बात ही नहीं है, ये इंडियन जुडिशरी की बात भी है कि लोअर कोर्ट से मैटर जाता है, हाई कोर्ट में फिर अपील होती है, हाई कोर्ट से मैटर जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होता है तो उसके बाद फाइनली इसको कहते हैं कि अब ये केस क्लोज हो गया है, तो केस क्लोज होता है। अदरवाइज केस खिंचता रहता है, खिंचता रहता है, तो उससे जस्टिस डिले तो होता ही है। एट द सेम टाइम जो भी अग्रीड पार्टी होती है उसका वो लीगल एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक सिस्टम इसमें डिवाइस किया गया है। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने 1986 के एक्ट के बारे में स्टडी किया, और ये लेक्चर में 2019 के एक्ट के बारे में स्टडी किया, और इस लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, एंड वी विल टेक देम वन बाय वन फ्रॉम द नेक्स्ट lecture onwards. Thank you.